everyone and welcome to our presentation. As you can see on the screen, today we will learn about demand paging in operating system. In our presentation, we will focus on these other topics. The introduction part of virtual memory, what is demand paging, how demand paging works, the implementation of demand paging, how page fault occurs, how to handle page fault, and all page replacement algorithms. Topic, which is virtual memory management. Let's look at the basic definition. Virtual memory is a separation of user logical memory from physical memory. Now, what is user logical memory? Let's say you have a movie, वो 10 GB की है और आपके पास जो रैम है वो सिर्फ 2 GB की है। तो अब आप सोचोगे कि ये 10 GB की मूवी 2 GB की रैम पे कैसे चल रही है। तो ये जो 10 GB है वो आपकी यूज़र लॉजिकल मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ 10 GB की और फिजिकल मेमोरी आपके पास कितनी है, सिर्फ 2 GB की। अब ये काम कैसे कर रहा है वो अपन आगे देखेंगे कि 10 GB की चीज़ 2 GB की रैम पे कैसे चल रही है। तो होता क्या है, ये मेथड में वी कीप ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन मेमोरी विच इज़ फिजिकल एंड अदर पार्ट स्टोर्ड ऑन द डिस्क, जो कि आपका हार्ड डिस्क उसमें स्टोर्ड है। और हम स्वाइप करते रहते हैं, इसलिए इट इज़ कॉल्ड स्वैप स्पेस। अब स्वैप कैसे करते रहते हैं, जैसे मूवी है तो मूवी के पहले जो 2 GB की मूवी है वो जितने भी मिनट की हो, मान लीजिए 2 घंटे की मूवी है, उसमें 20 मिनट की आपकी 2 GB है। तो पहले की 20 मिनट जब तक चल रही है तो ये जो 20 मिनट है वो आपकी फ़िज़िकल मेमोरी में है, वो रैम में है, ठीक है। अब जब ये 20 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी के 20 मिनट की मूवी हम स्वैप इन कर लेंगे डिस्क में से, क्योंकि मूवी तो आपने पूरी डाउनलोड करी है ना, ऐसी तो है नहीं कि आप आधी मूवी डाउनलोड करोगे। तो पूरी मूवी डाउनलोड करिए, फिर 20 मिनट की चलेगी, फिर 20 मिनट की, ऐसे करते पूरी मूवी चल जाएगी। तो 10 GB की जो मूवी थी वो आपकी 2 GB की रैम पे ऐसे चल गई, ऐसे टुकड़े करते करते करते। और अगर इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल पे देख लीजिए, ठीक है। ये अपना है रैम, इसको हार्ड डिस्क, और ये आपका मेमोरी मैप है, ये आपका वर्चुअल मेमोरी। अब इसमें ये पेजेस जो हैं, ये सारे पेजेस आपके प्रोसेस हैं, ये आपकी प्रोसेस है। और ये अपन ने जो पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे पेज भी तक, ये हमने छोटी छोटी, लाइक ये पूरी प्रोसेस है, उसको हमने ब्रेक डाउन करा छोटे छोटे पीसेस में और उसको एक एक एड्रेस दिया है। पेज 0 में जो प्रोसेस है उसका थोड़ा सा पार्ट होगा, पेज 1 में थोड़ा सा पार्ट होगा, पेज 2 में थोड़ा सा पार्ट होगा। तो ये जो हमने नाम दिए पेज 0, 1, 2, इनको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, इनको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। ये आपकी पूरी प्रोसेस है, ये बटी हुई है, और ये है आपकी, ये वर्चुअल मेमोरी में बटी हुई है। वर्चुअल मेमोरी ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है, ये यहीं हार्ड डिस्क में है। बस ये है कि अपन को ये ऊपर दिखती नहीं है, फिजिकल मेमोरी जो रैम है उसमें नहीं दिखती है। अब मान लीजिए रैम आपकी, एक रैम आपकी 6 GB की है, ठीक है। हार्ड डिस्क आपकी कितनी भी GB की हो सकती है, 250, 500, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको एक वापस एग्ज़ाम्पल, कुछ भी मूवी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मूवी चलानी है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आपकी मूवी मान लीजिए 10 GB की है, वैसे तो होती नहीं है 10 GB की मूवी, पर मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो रैम है इसमें 2 GB की चीज़ आ जाएगी, पहले के 20 मिनट आ गए, ठीक है। हम्म, तो एग्ज़ाम्पल शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये जो चीज़ है मेमोरी मैप, ये कुछ नहीं है, बस ये जो पेजेस हैं, इन पेजेस का एड्रेस इस मेमोरी मैप में प्रेजेंट रहता है। जो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं मेमोरी मैप में, और वर्चुअल मेमोरी से ये ऐसे ही मंगवाते हैं, मेमोरी मैप से होते हुए ही रैम में जाता है। पहले मेमोरी मैप में देखा जाता है कि कौन सा पेज मंगवा रहे हैं, फिर वर्चुअल मेमोरी से आता है। और अब ये जो रैम्स के सेगमेंट्स करे हुए हैं इनको हम बोलते हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स, एक फ्रेम में आप मान लीजिए एक पेज आ जाता है, ऐसे ही होता है। और पेजेस को हम सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं,
अभी यहाँ पर पेजेस का ही यूज़ किया जा रहा है टेक्निकल उसमें। तो अब होएगा क्या, मान लीजिए आपकी जैसे मूवी चल रही है, अब आपकी पहले की 20 मिनट की मूवी हो चुकी है, ठीक है, पूरी भर चुकी है फिज़िकल मेमोरी में, और वो चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। अब मान लीजिए आप 20 मिनट की एंडिंग में यहाँ पर आ गए। अब आपको एक नया पेज लाना पड़ेगा, अगले पार्ट का पेज लाना पड़ेगा, वरना मूवी कंटिन्यू कैसे करेगी। तो होएगा क्या, ये जो पहले की आप मूवी देख चुके हैं, अब आप वो वापस तो अभी देखेंगे नहीं, पहले पूरी मूवी देखेंगे। तो ये पार्ट चला जाएगा वापस हार्ड डिस्क में, ठीक है। और हार्ड डिस्क से दूसरा पार्ट जो आगे का पार्ट है वो इस मूवी में आ जाएगा। तब इधर हुआ क्या है, एक पार्ट को अपन ने स्वैप आउट कर दिया है, और हार्ड डिस्क से दूसरा पार्ट स्वैप इन कर दिया है, इसलिए इस प्रोसेस को स्वैप आउट स्वैप इन भी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें तो क्या हुआ था कि जो मूवी आगे बढ़ानी थी वो इन 20 मिनट में नहीं थी, तो अपन को ये चीज़ करनी पड़ी। अब कोई और सा मूवी को हटा के कुछ और ले लेते हैं कि आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, इतने इतने 2 से ज़्यादा GB का, मैं वो 6 GB की रैम लिए, तो मान लीजिए 8 GB का कुछ भी चला रहे हैं, और उसमें से 6 GB का प्रोग्राम आपकी रैम में, और आपको जो भी फंक्शन करना है प्रोग्राम में वो रैम के अंदर है, तो स्वैप इन स्वैप आउट नहीं होगा, वो रैम के अंदर ही है तो वहीं के वहीं हो जाएगा। पर उस 6, मान लीजिए कि आपको एक फ़ंक्शन चाहिए जो आपकी फ़िज़िकल मेमोरी में नहीं है, 6 GB की मेमोरी में नहीं है, हार्ड डिस्क में पड़ा होगा, तो होएगा क्या, यही स्वैप आउट स्वैप इन जो पहले एक्सप्लेन किया था वो सेम प्रोसेस होएगी। पर आपका अगर फंक्शन वो रैम में ही होएगा, जो 6 GB की रैम है उसमें अगर आपका फंक्शन होगा तो वहीं के वहीं चल जाएगा। तो अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं नोट्स पे और यहाँ देख लेते हैं। वी नीड टू मेंटेन इंटायर इमेज ऑफ प्रोसेस इन डिस्क स्टोरेज। ये बस इतना कह रहा है कि जैसे आपने मूवी डाउनलोड करी तो आप पूरी 10 GB की मूवी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपने सोचा कि 8 GB की मूवी डाउनलोड कर ली तो वो तो फिर 2 GB चलेगी ही नहीं ना, रैम से तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं उससे। तो हार्ड डिस्क में पूरा स्टोरेज होना चाहिए, जो भी आपको प्रोसेस करना है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में तो पूरा होना चाहिए, सिर्फ रैम में कट के आ सकता है। The main visible advantage of the scheme is that program can be larger than physical memory. ओके, वर्चुअल यही बात हो गई है कि प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, रैम से बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं, वही बात हो रही थी अभी। 10 GB की मूवी 6 GB की रैम पे चल जाती है। वर्चुअल मेमोरी सर्व्स टू पर्पसेस। फर्स्ट, इट अलाउज अस टू एक्सटेंड द यूज़ ऑफ फिजिकल मेमोरी बाय यूजिंग डिस्क। तो हार्ड डिस्क का यूज़ करते हुए फिजिकल मेमोरी की पावर एक्सटेंड कर देते हैं। फिर से वही सेम बात है कि रैम 6 GB की है, मूवी 10 GB की है, पर वो 6 GB की उस पर चल रही है। Second, it allows us to have memory protection because each virtual address is translated to a physical address. Plus, ये प्रोटेक्शन ऐसे देता है कि जो अपन ने सेगमेंट्स कर दिए हैं यहाँ पर मेमोरीज़ के, तो अब क्या है कि जैसे जो भी चीज़ है आपकी, जो भी प्रोग्राम है वो इतने हिस्सों में बढ़ गया है और हर हिस्से का अपना अलग एड्रेस है, और हर एड्रेस आप सेव कर सकते हैं, तो इससे प्रोटेक्शन भी बढ़ जाती है। सो दिस वॉज योर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि ये जो पेज है और ये हार्ड डिस्क में स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है, जो चीज़ चाहिए वो रैम के अंदर नहीं है हमारी, हमको एक और चीज़ चाहिए। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे कि उस हार्ड डिस्क में अपन को चाहिए क्या है, अपनी डिमांड क्या है, कौन से पेज की डिमांड हो रही है, और वो पेज अपन को रैम तक कैसे पहुँचेगा, इसकी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। Now we are going to see about what is demand paging. In the previous slide we have seen about how virtual memory is implemented in any operating system. But the technique that is used is demand paging. So it is the technique in which a page remains in the secondary storage area and it is brought into the main memory for its execution when it is demanded. And the demand paging is the combination of paging and swapping. So now let's see with the help of a diagram how it is implemented actually. Suppose this is your main memory.
in which we know that main memory is divided into number of frames and each frame can hold a page, and the process is also divided into number of pages. So this is your main memory, and in this we can have different number of frames in that. So this is our main memory here, and the process remains in the secondary storage area, which is the disk. In demand paging or virtual memory, there is one requirement. The one requirement is it completes the complete program or process should be present in the secondary storage area in the form of pages. I should write here complete program or process should be present in disk, or we can call it secondary storage area in the form of pages. This is the requirement. So this is the secondary storage area, and suppose we have the pages here. This is the page, these are pages. So now what happen is we have this particular frame allocated for program A. So whenever the work of this done, then it is swapped out and put back in secondary storage area. So whenever the page work is completed, it is swapped out, and while swapped out, it will leave this particular frame free. So this frame will now become free, and it can hold the page of any other process also. So now if we see program B, so program B requires a page for execution of its program. So this particular page, suppose this page will be swapped in. Okay. So this particular page will be swapped in the frame, and this will make this particular frame unavailable for any other page for the moment. So we can call this frame, now this frame will be occupied. So this this is the whole concept of demand page works. So when will be swap in, the process will be swap in or swap out. So the swap in will be done when it is demanded, and the swap out will be done when it is not needed. The one thing remains is demand paging is also known as lazy swapper method, because it swaps the page only when it is needed. So till now what we have studied that सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में जो हमारा प्रोसेस है वो पेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और मेन मेमोरी में जो फ्रेम्स में डिवाइडेड है। अब जब भी इस किसी भी पेज का काम पूरा हो जाएगा तो उसे हम स्वैप आउट कर देंगे, हम उसे स्वैप आउट कर देंगे दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज एरिया के अंदर। और अगर किसी प्रोसेस में किसी पेज की नीड है देन उस पेज को स्वैप इन कर देंगे।
और फ्रेम के अंदर एलोकेट कर देंगे. So this is what demand paging is all about. So we will move further. So what are the advantages and disadvantages of demand paging? So demand paging, first example advantage, it reduces memory requirement, and its swap time is also reduced. Now how swap time is reduced? Because we are not swapping in or swapping out the entire process. We are only swapping in and swapping out the part of the process, which is a page. So this is how swap time is reduced. Now the main or the best advantage of demand paging is it increases the degree of multi-programming, because now many number of processes can run in the main memory at a single point of time. So this is the main or biggest advantage of demand paging, because by this process, it is the optimum it implies the optimum utilization of CPU. And the disadvantage is the biggest disadvantage of using demand paging is the occurrence of page fault. Now in this case, there may be a chance of that page fault may occur. So let's if we see, let's draw this. hmm. So एक प्रोसेस है ए, और करंटली इस प्रोसेस को जो मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें पेज नंबर है 1 एंड 2. दिस पेज नंबर लोडेड है मेन मेमोरी के अंदर. सो नाउ प्रोसेस एक रिक्वायरमेंट है पेज नंबर 3 की, एंड नाउ ये पेज नंबर which is not present in the main memory. So because of that, now one page fault will occur at a particular point of time, at a particular point. So now what is we got the definition of page fault here. uh, what page fault is all about. So what is page fault? Whenever there is a requirement of any particular page and that page is not present in the main memory, since it is not loaded from disk into the main memory at that time, so that is known as page fault. So these are the advantages and disadvantages of demand paging. Now we will see how to implement demand paging. To implement demand paging, some form of hardware support is required to keep track of pages which are on the disk and those pages that are in the memory. This is done using the valid invalid bit scheme. So here valid means 1 and invalid means 0. This is the valid and invalid table. So the if the let's take example, there is a process 1 which have 8 frames, like 0, 1, 2, 3. This is frames, and this is the process 1's table, and this is the data in the process table, process 1. So here the process one's first data is A. So first data first data address is 0. So we'll go to the in the page table and see the address of the data is in the physical memory is 4. So it is present of the address is
present in this page table. So it is valid, means it is 1. So we will go to the 4 and see here is the data A present in the physical memory. So likewise we will see present of the E data like in the 4, the process 4, frame 4. Here is the E data in the process, and we will go to the 4 in the page table. See, and the address of E is not present here. That's why it's called invalid, means 0. So how this is called the page fault. If the process tried to access a page that was not saved in the memory, then a page fault occur. Here the page fault occur when E was not present in the page table. Okay, so we will revise again. The page table consists of valid, invalid or entry bit for each virtual page of the process. That is 0. I said again the 0 is invalid. We will see how to handle the page fault. To handle the page fault, we will move to the next slide. Steps to handle the page fault. Steps to handle the page fault. If the reference was invalid, it means there is a page fault and the page is not currently in the main memory. Now we have to load this required page in the memory. We see in the previous slide that E was not present in the page fault. That was the page table. That was a page fault. So we will move to the load. Means it is the instruction part. Instruction. So we will move to the page fault. We will move to the load, means instruction part. It is written. Okay, now we will see that E was not present in the page table. Now we will move to the operating system. By moving operating system, we will find the trap. Here, now operating system will find that where is present E, means in the hard disk where was the E present. Operating system will find where is the present of the E. So let's take here present of air E is here, and the operating system move E to the physical memory and will store anywhere in the physical memory. It will say where is the space in the physical memory. Let's take it, the space is in the physical memory is 11. So now the operating system bring E to the physical memory. Now it will take this. Now it will operating system will update page table that I have bring E into the physical memory. Now to update the page table, it will move to the page table and store the address of E in the page table, that is 11. Now to valid in for and valid invalid, it will convert invalid to the valid form, means 1. It will store V. Okay, to complete this process, it will again go to the instruction part, and from now this page fault is solved. Now we will see again. We find a free frame if available. We can brought in desired page, but if not, we have to select a page as a victim and swap it out from a main memory to secondary memory and then swap in the desired page. Means when we swapped E to the main memory to the physical memory, this is here it is written situation effectively double the page fault service. Means to swap E in the physical memory where the space is available. Now we will learn about page replacement algorithm. In page replacement algorithm, we replace our page in the frame. It is a technique used by the OS to decide which memory page is swapped out. We have three types of page replacement algorithm. First is FIFO, second is LRU, other is optimal solution, optimized page replacement algorithm.
Now we will see about the FIFO. In FIFO, the full form of the FIFO is first in, first out page replacement algorithm. In this page replacement algorithm, we change the page which is the oldest. Now take an example. Let's we take this example. First 7 is come, after it 0 is come, after it 1 is come, after it. Now we want to insert 2 here, but we want to replace any of the element. So we check which is the oldest. Let we see that 7 is the oldest. So we replace 7 by the 2. After it we check for 0. 0 is available here, so we go for the next. Now we check for 3. 3 is not here. So we check which is the page is oldest. Now we see that 0 is the oldest page because 2 is latest use, 1 is latest use, 0 is the oldest, so we replace 0 by the 3. After it we check for 0. 0 is not available here, so we want to replace any of the page. So we see that 1 is the oldest page from 2, 3 and 1, so we replace 0 from the 1. After it we take 0 here. After it we check for 4. 4 is not available here, so we want to replace any of the page. So we see that 2 is not here. 2 is the oldest page, so we replace it by 4, and we continue the same process at the end of the page replacement. To the next slide. In this we have a Badley anomaly. Badley anomaly algorithm says that when the number of frame increases, the number of page faults is decreases. Here we see the graph is that when the number of frames is 1, the page fault is 15. When the number of frame is increasing, the number of frames page faults is decreasing. This is the anomaly of the Badley anomaly algorithm. After it, we will see the optimized page replacement algorithm. Optimized page replacement algorithm says that which page use after the long time, जो पेज सबसे लास्ट में यूज़ होगा. मतलब we will take a example that we take a example this. First we take 7, after it we take 0, after it we take 1. After it the frame is full, we want to insert 2 here, so we want to replace any of the page. So we replace any page which use after the long time. So 7 7 is used after the long time. We check for 0. 0 is recently used. After it 1 is also after recently used, so we want to update 7. So replace 7 by the 2, and 2 is here. After it we check for 0. 0 is also here, so we go for the next page. After it we want to insert 3, so we check which page is used after the long time. 0 is recent use. After it we check for 2. 2 is also recent use, but 1 is after the long time is used, so we replace 1 by the 3, and we replace it. After it we check for 0. 0 is here. After it we check for 4. 4 is not here, so we want to replace any of the page. So we check that 2 is used after some time, 3 is also used after some time, but 4 is not we use after it, so we replace 4 by the 0. After it we continue it at the end of the frame, and last we have frame 3 pages, 1, 0 and 7. We see LRU, least recent used page replacement algorithm. We can think of the optimal page replacement algorithm looking backward in time rather than forward replacement, the page that has not been used for the longest period of time.
LRU is much better than FIFO replacement in terms of page fault. The LRU policy is often used in the industry. LRU also does not suffer from badly anomaly. LRU does not suffer from badly anomaly. Let's take an example. We take an example this. First, we take 7 in our frame. After it, we take 0 in our frame. After it, we take 1 in our frame. After our frame is full, we want 2 in this frame, but the frame is full, so we want to replace. Here we use LRU, least recent use. In LRU, we check which page least used. Here 1 is recently used, 0 is recently used, but 7 is least recently used. So we replace 7 by the 2 and we take 2 here. After it we check for 0. 0 is already here, so we go for next. We check for 3. 3 is not here, so we want to replace. We check which is recently least recently used. So 0 is recently used, 2 is also recently used, 1 is not recently used, so we replace 1 by the 3. After it we check for 0. 0 is already here, so we go for the next. After it we check for 4. 4 is not here, so we want to replace, so we check which is least recent use. 0 is recent use, 3 also recent use, 2 is least recent use, so we insert 4 instead of 2. Here we inserted 4. After it we check for 2. We do for same work. We check which page is least recent use. 4 is recent use, 0 is recent use, 3 is not recent use, so we replace 3 by the 2. And this is continue at the end of the frames. Our last frame is 102. That's all.